Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, मैं अनीता शर्मा आज आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 6 भगत सिंह की शहादत पढ़ाऊंगी। भगत सिंह की शहादत यह संस्मरण महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के अंतिम दिनों की जीवन झांकी प्रस्तुत करता है। उनको मिली फांसी की सजा सुनते ही पूरा देश स्तब्ध हो गया था। सभी उनकी प्राण रक्षा के लिए चिंतित एवं प्रयत्नशील हो गए थे। उनके मित्र एवं वकील प्राणनाथ मेहता इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मर्सी अपील पर हस्ताक्षर कर दे। मर्सी अपील अर्थात दया की याचना कि वो अंग्रेजी सरकार के सामने दया मांगे कि वो हमारी फांसी की सज़ा को रद्द कर दें, जो असंभव था। श्री मेहता की मर्सी अपील के पूर्व वायसराय को जो पत्र उन्होंने लिखा था उसका अनुवाद यहाँ दिया गया है। इस पाठ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम दिनों की झांकी प्रस्तुत की है। 21 मार्च 1931 की सुबह लाहौर के एक प्रमुख वकील को दिल्ली से श्री आसफ अली का टेलीफोन आया। वह सज्जन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आदि क्रांतिकारी कैदियों के लिए निश्चित कानूनी सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की एक बैठक बुलाई और बताया कि महात्मा गांधी ने हाल ही में लॉर्ड इरविन से जो यह अपील की है कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा रद्द कर दें, उस पर वायसराय सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। आसफ अली साहब का कहना है कि इस समय यदि भगत सिंह और उनके साथी भी शीघ्र ही एक पत्र मर्सी अपील वायसराय के पास भेज दें तो उनकी प्राण रक्षा निसंदेह हो जाएगी। यहाँ तक तो सभी सहमत थे, पर सवाल यह था कि सिर पर कफन बांधकर फांसी के तख्ते का इंतजार कर रहे इन बहादुरों को मर्सी अपील करने की बात कहने की हिम्मत किसमें है। वे लोग मानेंगे या नहीं, यह तो सोचने वाली बात है। 21 मार्च 1931 की सुबह को दिल्ली से आसफ अली का टेलीफोन आया लाहौर के एक प्रमुख वकील को, जो भगत सिंह और उनके साथियों की कानूनी सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे, मतलब कि उनकी सुरक्षा के लिए वो कार्य करते थे। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की एक बैठक बुलाई और कहा कि महात्मा गांधी ने हाल ही में यह अपील की है कि भगत सिंह और उनके साथियों को जो फांसी की सज़ा दी गई है उसे वो रद्द कर दें, मतलब कि कैंसल कर दें। अब वायसराय इस पर बहुत ही शांतिपूर्वक विचार कर रहे थे। आसफ अली का कहना था कि भगत सिंह और उनकी साथियों की फांसी की सज़ा तो कैंसल हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वो तीनों एक मर्सी अपील वायसराय के पास भेज दें। मर्सी अपील मतलब कि दया की याचना, माफ़ीनामा पत्र वायसराय को लिखकर भेज दें तो निसंदेह, मतलब कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी प्राण रक्षा, उनकी फांसी की सज़ा कैंसल हो जाएगी। इस बात पर तो सभी सहमत थे कि उनकी फांसी की सज़ा कैंसल हो जाए, लेकिन सब यह सोच रहे थे कि ये महान वीर जो सिर पर कफन बांधकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना इस आज़ादी की लड़ाई में वो कूदे हैं, तो इन बहादुरों को अंग्रेजी सरकार से दया मांगने के लिए कौन बोलेगा?
कौन इन्हें कहेगा कि तुम एक माफ़ीनामा पत्र लिख के दो? किस में है उनको ये बात कहने की हिम्मत? किसी में भी नहीं है। वे लोग मानेंगे या नहीं, यह तो सोचने वाली बात है। किसी ने सुझाया कि यह काम प्राणनाथ मेहता को सौंपा जाए। प्राणनाथ भगत सिंह के बचपन के दोस्तों में से थे। उन्होंने भगत सिंह के लिए कानूनी दौड़ धूप करने की इच्छा से गवर्नमेंट कॉलेज की एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वे एलएलबी की परीक्षा पास कर चुके थे। प्रिवी काउंसिल को भेजी जाने वाली अपील पर भी भगत सिंह और उसके साथियों ने प्राणनाथ मेहता के कहने पर ही हस्ताक्षर किए थे। अब जब सभी लोग चिंतित थे कि मर्सी अपील लिखने के बारे में उनसे कौन कहेगा, तो किसी ने ये सलाह दी कि यह काम जो है भगत सिंह के बचपन के दोस्त प्राणनाथ मेहता को सौंप दिया जाए, क्योंकि प्राणनाथ मेहता ने उनके लिए उनकी कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी एमए की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था और एलएलबी की परीक्षा उन्होंने पास की थी। अब प्रिवी काउंसिल को भेजे जाने वाली अपील पर, प्रिवी काउंसिल मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय को जब अपील एक भेजी गई थी, उस पर भी भगत सिंह और उनके साथियों ने प्राणनाथ मेहता के कहने पर ही हस्ताक्षर किए थे। मतलब कि सिग्नेचर किए थे। कुछ सोच विचार करने के बाद प्राणनाथ मेहता ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और पंजाब सरकार से आज्ञा लेकर उसी शाम वह भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने जेल में गए। इस मुद्दे को लेकर वे काफ़ी चिंतित थे। जब प्राणनाथ मेहता को यह जिम्मेदारी दी गई कि भगत सिंह और उनके साथियों से मर्सी अपील पर हस्ताक्षर तुम ही करवाओगे, तो उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और फिर पंजाब सरकार से आज्ञा लेकर वह उसी शाम को भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने के लिए जेल में गए। लेकिन वे इस बात को लेकर काफ़ी चिंता में थे। पिछले 7-8 घंटे प्राणनाथ मेहता यही सोचते रहे कि वह किस तरह इस प्रस्ताव को इनके सम्मुख रखेंगे, पर जब वह उनके सम्मुख पहुँचे तो उनके चेहरे की घबराहट छिपाए नहीं छिप रही थी। भगत सिंह ने कोई मजाक कर उन्हें संभलने का अवसर दे दिया। जब प्राणनाथ मेहता ने यह विचार किया कि वह जेल में जाकर भगत सिंह और उनके साथियों से मिलेंगे, तो फिर पिछले 7-8 घंटे से वह यही बात सोचते रहे कि मैं यह बात उनके सामने कैसे कहूँ। और वह इतने अधिक घबराए हुए थे कि जो घबराहट थी वह उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। जब वह उनसे मिलने गए तो वह बहुत ही घबराए हुए थे। तो भगत सिंह ने कोई मजाक करके उन्हें संभलने का अवसर दे दिया। मतलब कि भगत सिंह ने उनसे कोई मजाक किया, जैसे कि उनके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ गई थी। बातचीत गांधी जी के प्रयत्नों के संबंध में चली। प्राणनाथ ने कहा, गांधी जी के प्रयत्न सफल भी हो सकते हैं यदि उन्हें आप लोगों का कुछ सहयोग मिल जाए तो। बातों ही बातों में बात गांधी जी के आज़ादी की लड़ाई की चली। प्राणनाथ ने कहा कि गांधी जी जो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, अगर उन्हें आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो वे अपने इस प्रयत्न में अवश्य सफल हो सकते हैं। राजगुरु ने गंभीर होकर पूछा, हम लोगों का कैसा सहयोग? राजगुरु ने गंभीर मतलब कि सीरियस होकर पूछा कि हम लोगों का कैसा सहयोग उन्हें मिल सकता है। प्राणनाथ ने कहा, इतने सीरियस न बनो राजगुरु, तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे डर लगता है। प्राणनाथ कहते हैं कि राजगुरु इतने सीरियस मत हो, तुम्हारा यह रूप देखकर तो मुझे बहुत डर लगता है।
माहौल फिर हल्का हो गया। प्राणनाथ ने कहा, दोस्तों, तुम इस बात को तो मानते हो कि हिंदुस्तान की आज़ादी बहुत दूर नहीं है। माहौल वो जो ऐसे थोड़ा सा गंभीर माहौल चल रहा था, सीरियस माहौल चल रहा था, वह थोड़ा सा फिर हल्का हो गया। और प्राणनाथ ने कहा कि दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए जो आंदोलन चल रहा है, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हिंदुस्तान की आज़ादी बहुत दूर नहीं है। अब जल्द ही हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला है। भगत सिंह ने कहा, जरूर, यही विश्वास तो हमारी प्रेरक शक्ति बना हुआ है। भगत सिंह कहते हैं प्राणनाथ को कि जल्द ही भारत आज़ाद होने वाला है। यही विश्वास तो हमें शक्ति देता है। तो फिर आज़ाद भारत को तुम लोगों की ज़रूरत सबसे अधिक होगी। नए भारत का निर्माण तुम लोगों से अधिक अच्छा और कौन कर सकेगा। तो प्राणनाथ कहते हैं कि जब भारत आज़ाद होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम लोगों की होगी, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत एक नया भारत बनेगा और उस नए भारत का निर्माण तुम लोगों से अच्छा और कोई नहीं कर सकेगा। उस नए भारत को और अच्छा बनाने के लिए तुम लोगों की ज़रूरत होगी। सुखदेव ने कहा, प्राणनाथ, हम लोग तो भारत की आज़ादी की नींव के पत्थर हैं। ऊपर की इमारत तो बाद के लोग बनाएंगे, उसकी चिंता करना हमारा काम नहीं है। सुखदेव कहते हैं प्राणनाथ से कि प्राणनाथ, हम लोग तो भारत को आज़ादी दिलाने वाले हैं। नींव के पत्थर मतलब कि भारत की आज़ादी का हम एक आधार है, हम तो केवल एक आधार है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। उसके ऊपर की जो इमारत बनेगी, अर्थात उस नए भारत का निर्माण जो होगा वो उसमें रहने वाले लोग करेंगे, उसकी चिंता करना हमारा काम नहीं है। भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, यार, वकीलों वाली बातें छोड़, सीधे तौर से बता तो क्या कहना चाहता है। भगत सिंह ने मुस्कुराकर प्राणनाथ से कहा कि यार, तू ये वकीलों वाली उल्टी सीधी बातें छोड़ दे और सीधे सीधे तू मुझे बता कि तू मुझे कहना क्या चाहता है। यही कि तुम्हारा जीवन कौम की थाती है और कौम चाहती है कि तुम गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए वायसराय के नाम पर एक मर्सी अपील भेज दो। प्राणनाथ कहते हैं कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन जो है इस कौम की धरोहर है। कौम मतलब कि हमारी जो जाति है उसकी एक धरोहर है और यह हमारी कौम चाहती है कि जो गांधी जी जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं उसमें तुम उनका साथ दो। इसके लिए तुम्हें वायसराय को एक माफ़ीनामा पत्र भेजना होगा। तीनों के चेहरे एकाएक गंभीर हो गए। राजगुरु ने कहा, प्राणनाथ, तुमसे हमें यह उम्मीद न थी। कोई और यह बात कहता तो मैं धक्के देकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता। तीनों प्राणनाथ मेहता की ये बातें सुनकर एकदम सीरियस हो गए और राजगुरु ने कहा कि प्राणनाथ, तुमसे तो हमें यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम हमें माफ़ीनामा पत्र भेजने के लिए बोलोगे। तुम्हारी जगह अगर और कोई होता ना तो मैं उसे धक्के देकर इस कमरे से बाहर निकाल देता।